एसईओ का कंटेंट राइटिंग के साथ एक डायरेक्ट लिंकेज है। और अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या आपने अपनी किसी वेबसाइट के लिए, अपनी किसी कंपनी के लिए या अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए कंटेंट राइटिंग करनी है या अपना कोई स्पेसिफिक कंटेंट प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए। देखें जी, ऐसे कभी भी नहीं होता कि अगर आप सिंपली अपना कोई भी आर्टिकल लिख लें, बेशक वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, आपने उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे तरीके से ऐड किए हुए हैं और उसमें किसी किस्म की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हैं और आपने उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है, तो ये कभी भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा या लोग उस चीज़ को वाकई में देखेंगे। तो इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ वो चीज़ है जो कि आपके कंटेंट की प्रमोशन के लिए या उसको टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए रोल प्ले करता है। तो देखते हैं जी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से आपके कंटेंट को इम्प्रूव करवा सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने कंसिडर करना होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हमारे पास तीन इसके मेन पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें प्लानिंग आ जाती है, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। प्लान आपने करना है पहले कि आपने कंटेंट किस तरह से करना है, आपने कीवर्ड्स उसमें कौन से यूज़ करने हैं, फिर आपने कंटेंट क्रिएट उसी अकॉर्डिंग करना है और उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने उसको सर्च इंजन फ्रेंडली या फिर गूगल फ्रेंडली बनाना है। देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ यहाँ पे कि आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं या आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप गूगल पे जाके उसको सर्च करते हैं और सामने आपके काफ़ी सारे लिंक्स आ जाते हैं जिसको आप वन बाय वन ओपन करके देखते हैं। ऐसा होता है कि आपने जो फर्स्ट पेज पे जो पहले उसके 4-5 लिंक्स आ रहे हैं, आप उसको ओपन करके देखते हैं तो आपको वहाँ से कोई ज़्यादा अच्छा डाटा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप दूसरे तीसरे पेज पे या बिल्कुल एंड वाले पेजेस पे जाके देखते हैं तो पॉसिबल है कि आपको डाटा ज़्यादा अच्छा मिल जाए। अब मेजर डिफरेंस ये है, आप बैठे ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो वो डाटा आना चाहिए था जिसको मैं सर्च करी थी या जिसमें मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स थे। लेकिन बात इसमें ये है कि बेशक उसमें डाटा क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसमें आपके काम का या आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड डाटा नहीं है, लेकिन उनकी एसईओ बहुत अच्छी हुई है और आपने जो भी सर्च किया है गूगल उसको जाके रिकमेंड कर रहा है। तो ये फिर इसमें थोड़ा सा हमें हमेशा टाइम लगता होता है कि हमने डिफरेंट लिंक्स को ओपन करके देखना होता है कि कौन सा ऐसा काम है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो वो हमेशा हम लोग फिर अपनी मर्ज़ी से या फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा हमेशा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी इसको मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि समटाइम्स कुछ ऐसे लिंक्स भी ओपन हो जाते हैं कि जिसमें सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई होती है लेकिन वो उनका टॉप पेज पे रैंक कर रहा होता है। तो ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग को इम्प्रूव करवाने के लिए एसईओ का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपके क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली फ्रीलांसिंग में, जब आप कंटेंट राइटिंग करें, कॉपी राइटिंग करें, तो उनका बेसिक या मेजर ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि वो गूगल फ्रेंडली कंटेंट हो और जो भी बंदा उसको सर्च करे कंटेंट को तो उनके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, लोग उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स मिलें उनको वहाँ से। तो इसको आप अपनी राइटिंग के लिहाज से एसईओ कैसे कर सकते हैं, तो बेसिक उसके जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। एक तो आपने सर्च इंजन फ्रेंडली टाइटल यूज़ करना है। सर्च इंजन फ्रेंडली टाइटल में जो चीज़ हमारे पास आ जाती है कि एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिगुइटी ना हो। ये ना हो कि आपका जो टाइटल है वही इतना फजूल हो कि लोग टाइटल को देख के ही आपके कंटेंट को इग्नोर कर दें कि जी इसको तो ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कम्प्रीहेंसिव, शॉर्ट, कंसाइज और इजी वर्ड्स में आपका टाइटल होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो इसमें यह है कि आपने कीवर्ड्स लाजमी ऐड करने होते हैं। टाइटल में आप सारे कीवर्ड्स नहीं ऐड कर सकते, लेकिन आप जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं या आपका जो भी टॉपिक होता है उसमें एक या दो कीवर्ड्स मेन होते हैं, तो आपके मेन कीवर्ड्स आपके टाइटल में ज़रूर आने चाहिए। इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन और आर्टिकल की जो मेन बॉडी है उसमें भी यूनिफॉर्मली कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपनी राइटिंग के या आपका जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग उसी टाइटल के गिर्द आपने घूमते फिरते हुए इंट्रोडक्शन लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं और जो आर्टिकल की मेन बॉडी है वो भी आपकी कीवर्ड्स की अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए।
एसेंशियल कीवर्ड्स जो हैं वो आपने लाजमी ऐड करने हैं। अगर आप कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी क्लाइंट आपकी राइटिंग से सेटिस्फाइड नहीं होगा और मे बी वो आपको प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर देते हैं समटाइम्स, सिर्फ इसी वजह से कि आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो टाइटल में कीवर्ड था वो आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा या आपने उसको कंक्लूजन में नहीं लिखा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये तकरीबन सारी की सारी जो है आप ये कह सकते हैं कि कीवर्ड्स की गेम है और आपने कीवर्ड्स को लाजमी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट में एक ही जो कीवर्ड है उसको 2 से 4 दफ़ा आप लाजमी रिवाइज़ करें। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपसे कहते हैं कि इसको आप बोल्ड कर दें ताकि वो विजिबल हों। ये भी एक इसकी स्ट्रेटजी है कंटेंट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए कि आप कीवर्ड्स को बोल्ड कर दें। कीवर्ड्स का आपने हमेशा एक यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन करना होता है। ऐसे ना लगे कि हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे ये वर्ड्स ऐड कर दिए हैं कि यहाँ पे ऐड तो नहीं हो रहे थे लेकिन फिर भी हम लोग इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप अपना जो कॉन्टेक्स्ट है या जो राइटिंग का फ़्लो है उसको इस तरह से मेंटेन करें कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो वहाँ पे एक नेचुरल वे में नज़र आएँ, कि ऐसे लग रहा हो कि अच्छा आपने वाकई में इस वाले सेंटेंस को, इस वाले फ्रेज़ को बाकी राइटिंग के साथ डायरेक्टली लिंक किया हुआ है और वो एक लिंक का प्रॉपर वहाँ पे कनेक्शन बनना चाहिए। जब वहाँ पे कनेक्शन नहीं बनता तो ऐसे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे पता नहीं क्यों उठा के फेंक दी गई है। तो आपने एक हमेशा यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा जी कीवर्ड्स को आपने मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में भी ऐड करना है। एक तो आपका मेन टाइटल हो गया, टाइटल के अलावा आप सब हेडिंग्स बनाएंगे और सब हेडिंग्स में भी आगे आप फर्दर उसमें कुछ H3 टैग्स और H3 हेडिंग्स के लिहाज से चीज़ें होती हैं वो भी आप लाजमी ऐड करेंगे। ये कीवर्ड्स जो हैं अब कहाँ से मिल सकते हैं, या तो आपका क्लाइंट आपको दे सकता है या फिर आप खुद सर्च कर सकते हैं। एक तो गूगल के कुछ फ्री टूल्स हैं जिसे आप यूज़ करके हुए इसको सर्च कर सकते हैं। कुछ हमारे पास प्रीमियम टूल्स होते हैं जो कि आपको कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम के बारे में बताते हैं और अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो अगर वो अप्रूव हो जाता है, उसके अप्रूवल के बाद आपको अगर कोई वहाँ पर बंदा क्लिक करता है तो कितने डॉलर्स मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें अब ये जो प्रीमियम टूल्स हैं वो कुछ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड पे जितने भी लोग एसईओ पे काम कर रहे हैं या वैसे कंटेंट राइटिंग करते हैं तो वो शेयरिंग में कर लेते हैं कि एक बंदा या फिर लोगों ने प्रॉपर अपना एक सेटअप बनाया हुआ है कि वो परचेज़ कर लेते हैं और मल्टीपल लोगों को थोड़े पैसों में बाद में असेस दे देते हैं। तो आप इसका मंथली 2000 में या 1000 1500 या जितने भी आपने टूल्स यूज़ करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करके ये टूल्स को असेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई पेमेंट करनी भी नहीं पड़ती और आपका काम भी हो जाता है। इसके अलावा जी आपने अपनी राइटिंग में कंसिस्टेंसी शो करनी है। आपकी राइटिंग का ऊपर वाले पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ के साथ और सारे पूरे के पूरे आर्टिकल के एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है अपनी राइटिंग का। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम अगर लिख रहे हैं तो आपको ये लगे कि अच्छा जी मेरा आर्टिकल जो है वो फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग स्किप कर देते हैं या हमसे कुछ रिपीटिंग में चीज़ें आ जाती हैं, तो बाद में आप जब उसको रीड करते हैं अच्छे तरीके से रीड करेंगे फ्रेश माइंड के साथ तो आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसको डिलीट करना है या आपने कुछ एडिशन करना है, या अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये फिर आपको बाद में 2-3 दफ़ा रीड करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जी आपने लाजमी लेटेस्ट रेफरेंसेस साइट करने होते हैं। इसमें अब मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि कुछ हमारे पास लिंक्स आते हैं, जैसे आप जर्नल वेबसाइट्स वगैरह पे डाटा देख रहे होते हैं तो आप जर्नल वेबसाइट्स का डाटा कभी भी ऐड ना करें अनलेस और अनटिल ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैलिड और हाई क्वालिटी का डाटा है तो आप उसमें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन चीज़ों को ऐड ना करें। आप ऐसे करें कि जो हमारे पास एकेडमिक साइटेशंस होती हैं, जैसे पब्लिकेशंस हैं, कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं, कुछ रिव्यू पेपर्स हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, तो जो लेटेस्ट और मोस्ट रेलिवेंट पब्लिकेशंस होती हैं आपने उनका लिंक वहाँ पे ऐड करना होता है। इसके अलावा एसईओ का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स पे नेटवर्किंग वगैरह पे करना होता है। जैसे लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो आप वहाँ भी अपने आर्टिकल्स का लिंक शेयर कर देंगे, या फिर आप फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर वगैरह पे, तो ये यहाँ से भी आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स और रीडर्स मिल सकते हैं। और जब आपने अपना लिंक शेयर करना है तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें और वो इतनी इनकरेजिंग होनी चाहिए कि लोग देख के उसको उनके माइंड में ये चीज़ आएगा अच्छा इस आर्टिकल को ओपन करके देखना चाहिए। तो जो भी आपकी रेलिवेंट ऑडियंस होगी
अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है, अगर आपकी आर्टिकल की मेन बॉडी अच्छी है, तो वो ज़रूर वहाँ पे जाके उसको फॉलो करेंगे और रीड भी करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसईओ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एसईओ की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं मोस्टली, एक है ऑफ पेज एसईओ और दूसरी ऑन पेज। ऑफ पेज एसईओ तो हम लोग अपनी कंटेंट राइटिंग करते हुए उसी में एम्बेड करते हैं, और जो ऑन पेज है उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है, और मोस्टली वो कंटेंट राइटिंग से राइटर से नहीं करवा रहे होते, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट कुछ लोग होते हैं। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो आप ऑन पेज एसईओ को भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ के लिहाज से कुछ हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी को इम्प्रूव करवा सकती हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। आपके जो गोल्स हैं, आप अपने गोल्स को बेस्ट पॉसिबल वे में एडजस्ट करें। कंटेंट आउटलाइन ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई तो फिर जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, जो भी आपको राइटिंग अट्रैक्ट कर रही होगी, आप उसको उठा के चीज़ों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके आर्टिकल की बॉडी को या उसकी क्वालिटी को अच्छा तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बल्कि उसमें बाद में जब आप उसको रीड करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारी इरेलीवेंट चीज़ें आ गई हैं। तो पहले ही आपने अपनी प्रॉपर सर्च करनी है, 4-5 सोर्सेज को देखना है और आउटलाइन एक प्रॉपर तरीके से बनानी है। इसके अलावा जी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन का भी ये तकरीबन 1 लाइन की होती है, और बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे पास इसमें 15 से 20 या फिर मैक्सिमम 25 वर्ड्स। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड का ऐड होना लाजमी होता है। अगर आप उसमें मेन कीवर्ड ऐड नहीं करते तो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखी जाती। शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाने हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि हम लोग एज ए कंटेंट राइटर्स करते हैं स्टार्टिंग पे, क्योंकि हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वो एसेज लिखने की या बाकी हमारा जो कंटेंट होता है या अपने आंसर्स लिखने के लिहाज से वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की आदत बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाने हैं। मैक्सिमम आपके पैराग्राफ्स की लेंथ 3 से 4 लाइन्स हो सकती है। 4 लाइन से ज़्यादा आप पैराग्राफ लिखेंगे तो ये आपके आर्टिकल की एसईओ को इफेक्ट करेगी। इसके अलावा आपने H1, H2, H3 सब हेडिंग्स ऐड करनी है। H1 तो हमारे पास मेन हेडिंग होती है, H2 हमारे पास सब हेडिंग है, और उसके अलावा H3, H4, तो ये आपने डिफरेंट उसकी सब हेडिंग्स ज़रूर ऐड करनी है। URL लिंक्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड राइटिंग के साथ आप उसको लाजमी अटैच करें। इसके अलावा कुछ हमारे पास बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जी, कि आपने रिलेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स वही कीवर्ड्स वाली बात इसमें आ जाती है कि जितने ज़्यादा आप उसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस ऐड करेंगे उतने ज़्यादा आपके आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी होगी और एसईओ उसकी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। लेकिन अब इसमें भी एक लिमिट होती है। क्लाइंट आपको बताएगा कि आपने 10 या 12 दफ़ा कोई स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करना है, उससे ज़्यादा टाइम्स आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप उस कीवर्ड को ज़्यादा दफ़ा यूज़ करते हैं तो वो आपके एसईओ क्वालिटी को नेगेटिव वे में इफेक्ट करती है। तो ये आपने अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है कि कितनी दफ़ा एक कीवर्ड उसमें ऐड करना है, या फिर अगर क्लाइंट ने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक, पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम वगैरह दिया हुआ है और आपने आर्टिकल वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपलोड करना है, तो फिर आपको वहाँ पे एक ग्रीन एंड रेड कलर में इंडिकेशन मिलती है। फिर जब तक वो ग्रीन है इट मीन्स कि उसकी एसईओ सही जा रही है। जब वो रेड होना शुरू हो जाएगा तो वो आपको बताएगा कि आपने इस कीवर्ड को इतनी दफ़ा यूज़ कर लिया, तो ये कीवर्ड आपके आर्टिकल की लेंथ के अकॉर्डिंग इतनी दफ़ा यूज़ होना चाहिए, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी को और कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होता है। मल्टीमीडिया आप इसमें लाजमी ऐड करें। आप इसमें यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं अगर आपका अपना चैनल है, या आप कोई और किसी वीडियोज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी पिक्चर्स हैं तो हाई क्वालिटी के इमेजेस आप इसमें लाजमी ऐड करें। ये भी एक लाजमी फैक्टर होता है। अगर आप इसमें इमेजेस ऐड नहीं करेंगे तो भी इसकी जो एसईओ की क्वालिटी है वो नेगेटिव वे में इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। रिसेंट स्टैट्स, फिगर्स और जितना भी ये किसी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई डाटा वगैरह रिलीज़ किया होता है तो आप उसको ऐड करेंगे तो आपके आर्टिकल की वर्थ और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। और इसमें एक एसईओ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा जल्दी अप्रूव हो जाते हैं और आपके वेबसाइट को या आपके स्पेसिफिक कंटेंट को प्रमोट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।
इसके अलावा जी अगर आप खुद से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो आपने उसके रैंकिंग फैक्टर्स देखने हैं, सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम में आप पूरी दुनिया के लिहाज से भी देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं ये देखती हूँ कि मुझे एचपी का लैपटॉप चाहिए या फिर कैनबस की कोई प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कीवर्ड ऐड करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद आपको उसका वॉल्यूम नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में कितने हैं। आप उसको स्पेसिफिक किसी कंट्री वाइज भी टारगेट कर सकते हैं और कंट्री के अलावा आप उसको सिटी वाइज भी टारगेट कर सकते हैं कि किसी भी रीजन में कितना ज़्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है। तो आपने जो अपनी स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस देखनी है वो सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखनी होती है। इसके अलावा उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी भी देखें कि क्या इसको हम इजीली रैंक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। जिनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है आप उसको चूज़ ना करें, बल्कि आप वो कीवर्ड्स यूज़ करें जिनकी एवरेज डिफ़िकल्टी है, ताकि आप ये अपने बैक लिंकिंग और ऑन पेज एसईओ से आसानी से अपना टारगेट अप्रूव करवा सकें। इसके अलावा एक और हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लिक थ्रू रेट, कि किसी भी कीवर्ड के लिहाज से अगर वहाँ पे कोई बंदा जाके एड्स पे क्लिक करता है तो आपको कितने डॉलर्स मिल सकते हैं। तो जो ज़्यादा प्राइसेस वाले कीवर्ड्स होते हैं आप उनको फोकस करें तो आपकी अर्निंग के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके क्लाइंट की है तो फिर आपने सारी जितने भी ये फैक्टर्स हैं उसको क्लाइंट की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। या अगर वो बंदा आपसे कहता है कि आप इसको खुद मैनेज कर लें तो फिर आप उसमें वो कीवर्ड्स ऐड करें जिनकी पेमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं या जो हाई पेमेंट वाले कीवर्ड्स हैं। इससे आपके एक तो एसईओ प्रैक्टिसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी और दूसरा ये कि आपके कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके जो कंटेंट की स्पेसिफिक प्रमोशन है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक जा सकती है और आप अपना मैसेज बड़ी आसानी से कन्वे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर इसके लिहाज से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ ताबिंदा अतहर।